Good morning, students. Today we are going to talk about the force of friction. First of all, we have to understand what is the title of force of friction. Friction मतलब क्या होता है? मतलब घर्षण, है ना? तो यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे. Force of friction is the force which oppose the motion of an object over a surface. मतलब कोई भी सरफेस पे आप किसी चीज को खसेड़ते हो, मतलब उसको मूव करते हो, तब एक प्रकार का घर्षण लगता है जिसकी वजह से वो चीजें रुक जाती है ना. तो जो सरफेस के अंदर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन मतलब एक बल होता है, एक घर्षण होता है जिसकी वजह से चीजें आगे मूव नहीं कर पाती. जैसे कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स टू. आप एक बॉल को फेंकते हो सरफेस पे और वो थोड़े समय के बाद वो रुक जाएगा, वो चालू का चालू नहीं रहेगा. एक टाइम के बाद वो आप कितनी भी स्पीड से उसको फेंको तो मतलब एक टाइम के बाद उस पे सरफेस का एक घर्षण लगता है, फ्रिक्शन लगता है, एक बल लगता है जिसकी वजह से वो रुक जाता है. अगर स्मूथ सरफेस हुई तो वो बॉल आगे तक जाएगा, अगर रफ सरफेस हुई तो जो बॉल है धीरे 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 करके स्लो हो जाएगा. समझ में आ रही है बात? तो फ्रिक्शन किसको बोलते, समझ में आ गया? वापस से मैं पढ़ रहा हूं डेफिनेशन इसकी. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच ओपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब पदार्थ की, मतलब ऑब्जेक्ट, पदार्थ या वस्तु की गति को ओपोज करने वाला जो बल है, फोर्स है, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, आप कोई भी चीज को जैसे बोला कि अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स टू द रेस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड. जब बॉल को हम नीचे ऐसे फेंकते हैं तब जो सरफेस और बॉल के बीच में एक घर्षण पैदा होता है, तो धीरे 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 करके बॉल की स्पीड कम हो जाती है ना. अगर स्लीपिंग सरफेस होगी, मतलब जो अच्छी रफ सरफेस नहीं, मतलब नॉर्मल सरफेस होगी तो बॉल दूर तक जाएगा, और रफ सरफेस होगी जहां ऊपर नीचे खड्डे वड्डे सब कुछ है तो धीरे धीरे करके वो कम हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ओके, इफ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल it gradually slow down and comes to a stop due to force of friction between the wheel and the road. जब हम बाइसिकल भी चला रहे होते हैं तो क्या होता है कि पैडल मारते मारते हमारे क्या होता है, जब इफ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल, जब हम पैडल मार के बाइसिकल चला रहे होते हैं और फिर एक्चुअली में हम उसको स्टॉप कर देते हैं तो क्या होता है, इट ग्रेजुअसली स्लो डाउन एंड कम्स टू स्टॉप ड्यू टू अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड द रोड. साइकिल हम चला रहे हैं, कितनी भी फास्ट चला रहे हैं, फिर उसके बाद एक लेवल पे आके हम पैडल आना छोड़ देते हैं, पैडल को लगाना छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, बाइसिकल धीरे 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 करके स्पीड कम होते 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 बंद हो जाएगी, है ना, मतलब रुक जाएगी. वो किसकी वजह से हो रहा है? रोड का और व्हील के दोनों के बीच में घर्षण, मतलब फ्रिक्शन हो रहा है. फ्रिक्शन मतलब रोड का, फ्रिक्शन का जो मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, और ऑब्जेक्ट है क्या है, व्हील, और यहाँ पे फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसका लग रहा है, रोड का. तो उस वजह से बाइसिकल स्लो डाउन हो जाती है और फिर बंद, मतलब खड़ी हो जाती है. क्लियर हुआ यहां तक? देखो यू कैन सी हियर, देखो तुम देख सकते हो तीनों के एग्जाम्पल यहां पे दिए हुए हैं. ये बॉल है, बॉल को हम यहां से, फुटबॉल है सपोज, ये इसको यहां से किक मारेंगे तो किक मारते मारते एक बॉल एक लेवल तक जाएगा. ग्रास पे अब खेल रहे हैं, जैसे कि फुटबॉल हम ग्रास में खेलते हैं या फिर मिट्टी में खेलते हैं, तो ग्रास में क्या होता है कि मैंने फुटबॉल को किक मारा और फुटबॉल एक लेवल तक गया फिर रुक जाता है, क्योंकि ग्रास का फ्रिक्शन, फोर्स लग रहा है उस पर, है ना. तो बॉल और जो जमीन का जो फ्रिक्शन है, वो एक जमीन का जो बल है जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, उसकी वजह से बॉल रुक जाएगा. यहाँ पे भी आप देखते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैं यहां से फोर्स कर रहा हूं और यहां से एक फ्रिक्शन का भी बल लग रहा है, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको खसेड़ने के लिए, क्योंकि यहां से ये जो सरफेस है उसका फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि यहां से मैं फोर्स कर रहा हूं और यहां से एक फ्रिक्शन आ रहा है, तो मुझे जोर ज्यादा लगाना है. जैसे कोई बॉक्स है जिसको आप ऐसे धक्का मारते हो तो आपको जोर ज्यादा लगाना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस. अगर सरफेस स्लिप है, स्लोप है, क्लियर है, नॉर्मल है तो ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, और रफ सरफेस है तो ज्यादा, क्योंकि फ्रिक्शन, घर्षण ज्यादा लगेगा. यहाँ पे बाइसिकल आप देख सकते हो कि बाइसिकल भी हम जब चलाते हैं तो एक लेवल पे आके क्या होता है कि पैडल मारना हम छोड़ देते हैं तो धीरे 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 करके बाइसिकल रुक जाती है. ये सब आपने चीजें फील की हुई है, आपने चीजें को एक्सपीरियंस किया है. ओके, लेट्स मूव ऑन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन.
कौन से जो फैक्टर्स है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो किस वजह से फ्रिक्शन होता है? सो फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स। फ्रिक्शन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस एंड हाउ हार्ड द सरफेस प्रेसेस टुगेदर। फ्रिक्शन इज लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस। सरफेस कैसी है, मैंने अभी आपको बताया कि नेचर ऑफ द सरफेस, अगर सरफेस स्मूथ है तो ऑब्जेक्ट ज्यादा मूव करेगा, अगर सरफेस रफ है तो ऑब्जेक्ट कम मूव करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चौक को मैंने यहाँ से नीचे फेंका तो स्लोप सरफेस है तो वो ज्यादा मूव करेगी, और ये जो सीधी सरफेस पे मैंने इसको रखा है, इसको मैंने गति दी, मोशंस दी, तो उसके बाद वो एक लेवल पे आके चौक रुक जाएगा अगर ये स्मूथ सरफेस है तो। अगर ये रफ सरफेस हुई तो चौक जल्दी रुक जाएगा, स्मूथ सरफेस है तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो थोड़े दूर तक जाएगा। समझ में आ रही है बात? सो यू कैन अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द सरफेस कि स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। यहाँ पे हम स्मूथनेस की बात करें, हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर, फ्रिक्शन इज लेस ऑन द स्मूथ सरफेस। दो टाइप की सरफेस होती है, हार्ड सरफेस और स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगता और ऑब्जेक्ट मूव ज्यादा करता है, जबकि हार्ड के अंदर जो ऑब्जेक्ट है मूव कम करता है और उस पर फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। क्लियर? अब देखो, जैसे हमने पहले भी स्मूथ सरफेस के बारे में देखा, अब देखते हैं फ्रिक्शन इज मोर ऑन अ रफ सरफेस। फ्रिक्शन जो घर्षण है जो रफ सरफेस पे ज्यादा लगेगा। अपने घर पे ये ट्राई करके देखना, कोई चौक या कुछ ऐसे रोलिंग चीज है उसको यूं स्मूथ सरफेस पे डाल के देखना तो वो ज्यादा मूव करेगी, और जो रफ सरफेस होती है ऐसी इसमें रफनेस है ना, तो उस पर आपने चौक को या फिर कोई रोलिंग चीज को डाला तो उसकी स्पीड जल्दी कम हो जाएगी, जबकि स्मूथ सरफेस पे आप कोई चीज को स्पीड दोगे या धक्का मारोगे तो वो बहुत दूर तक जाएगी। समझ में आ रही है बात? क्लियर? अब यहां पे क्या है, फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेस आर प्रेस हार्डर। ओके, फ्रिक्शन बढ़ जाता है जब सरफेस थोड़ी हार्ड होती है। मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रिक्शन सरफेस जो हार्ड है, स्मूथ नहीं है, तो उसका फ्रिक्शन वहां पे बढ़ जाता है। वापस से मैं समझाता हूं, अगर सरफेस हार्ड है, स्मूथ नहीं है, तो हमको कोई भी चीज को पुश करने के लिए, धक्का मारने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है। तो यहाँ पे हार्ड सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, तो हमको प्रेस करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। फ्रिक्शन इज लेस इफ द सरफेस आर नॉट प्रेस हार्डर। अगर जो सरफेस स्मूथ है तो हम उस चीज को जल्दी से पुश करके मतलब उसको वहां से मूव कर सकते हैं। और अगर सरफेस हार्ड है तो हमको वो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहां पे देखते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? So friction is caused due to the interlocking of the irregularities between the two surface in contact. मतलब दो सरफेसेस, एक तो जो ऑब्जेक्ट की सरफेस है वो, और एक जो नीचे सरफेस है उसकी इरेगुलरिटी की वजह से फ्रिक्शन होता है, घर्षण पैदा होता है। समझ में आ रही है बात? वापस से पढ़ रहा हूं, फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। जो दो सरफेस कॉन्टेक्ट में आती है, जैसे ऑब्जेक्ट की भी एक सरफेस होती है नीचे की, सपोज मैंने एक बॉक्स है, बॉक्स की नीचे की सरफेस होती है जो टच होती है उस सरफेस को जहां पे हम उसको रखते हैं, तो दो सरफेसेस में कैसा इंटरलॉकिंग है उस हिसाब से फ्रिक्शन लगता है। दोनों स्मूथ है तो फटाफट मूव होगी, एक हार्ड एक स्मूथ है तो ज़्यादा देर लगेगी। समझ में आ रही है बात? अगर दोनों हार्ड है तो ज़्यादा देर लगेगी ऑब्जेक्ट को मूव करने की। वापस से समझना, अगर ऑब्जेक्ट की जो नीचे की सरफेस होती है जो टच करती है टेबल को, सपोज मैंने एक बॉक्स टेबल पे रखा हुआ है तो टेबल के नीचे की सरफेस टेबल को टच करिए, तो दो सरफेस आई एक दूसरे के कांटेक्ट में। अगर मुझे उस बॉक्स को मूव करना है, पुश करना है, अगर सरफेस हार्ड होगी तो पुश करना मेरे लिए हार्ड हो जाएगा, और अगर सरफेस स्मूथ है तो इजीली वो मूव कर जाएगा। तो मतलब दोनों के बीच का कैसा संबंध है, दोनों सरफेसेस कैसे, इंटरलॉकिंग कैसा है? ओके, स्मूथ सरफेसेस हैव माइनर इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस। तो
स्मूथ सरफेस होती है उसके अंदर स्मूथनेस बहुत आती है, इरेगुलरिटी कम होती है। जैसी सरफेस नॉर्मल है ऐसे स्लीपी सरफेस होती है, ज्यादा उसके अंदर इरेगुलरिटी मतलब चढ़ाव उतराव ज्यादा होता नहीं है, या फिर खड्डे वड्डे कुछ होते नहीं है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो स्मूथ सरफेस हैव माइन्यूट मतलब कम इरेगुलरिटीज होती है बिटवीन द टू सरफेस। अगर मैंने कोई बॉक्स लिया है उसके नीचे की सरफेस बहुत स्मूथ है, ओके, और जिस टेबल पे मैंने उसको रखा है उसकी भी सरफेस स्मूथ है, तो मैं उसको इजीली पुश करके आगे बढ़ा सकूंगा, क्योंकि दोनों में इरेगुलरिटीज कम है, ओके, क्योंकि कोई बीच में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, कोई खड्डा वड्डा या फिर कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम्स बीच में नहीं आ रही, हार्ड रफ नहीं है, वो एकदम स्मूथ है। इसलिए रफ सरफेस हैव लार्जर इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस। अब रफ सरफेस के अंदर क्या होगा, इरेगुलरिटीज बहुत होगी, बीच में खड्डा जैसा आ जाएगा सरफेस के अंदर, और कुछ होगा, या चढ़ाव मतलब थोड़ा सा एक ढलान जैसा वगैरह सब कुछ आएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, रफ सरफेस हो जाएगी वो, और जिसको ऑब्जेक्ट को उस पर मूव करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए हमको ज्यादा पुश करना पड़ता है उसको, रफ सरफेस होती है तो, ओके। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेस आर रफ। फ्रिक्शन, घर्षण किस पे ज्यादा लगेगा, जब सरफेस हार्ड होगी, रफ होती है, तब किसी ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। समझ में आ रही है बात? देखो यहां पे हम देख सकते हैं, ओके, इसके अंदर के जिस तरह से यहाँ पे दोनों की सरफेस की है, इरेगुलरिटीज इसको बोलते हैं। अगर इरेगुलरिटीज ज्यादा हुई तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और इरेगुलरिटी कम है तो ये बॉक्स या ये जो रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो आराम से मूव करेगा। अगर रफनेस ज्यादा है तो वो उसको मूव करने के लिए थोड़ी ज्यादा हमको मशक्कत करनी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, there are three main types of friction. They are static friction, sliding friction and rolling friction. तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, मैंने जैसे बोला किस तरह से एक तो होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑन द रेस्ट। मतलब कोई भी बॉक्स है, सपोज मैंने उसको टेबल पे रखा हुआ, उसको मैं पुश करता हूँ, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? सीधा फ्रिक्शन मतलब टेबल के टच में जो वो जो ऑब्जेक्ट का नीचे का भाग आया, उसके बाद में उसको फोर्स से आगे ले जा रहा हूं, तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अ सरफेस। स्लाइड मतलब तुमने स्लाइडर देखी है ना, लपसणी होती है जिसको बोलते हैं हम, है ना, गार्डन में स्लाइड होती है ना, जिससे हम खेलते रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो स्लाइडिंग भी चीजें होती है, उस पर भी फ्रिक्शन होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी होता है जब हम कोई चीज़ों में से, ढलान में से नीचे उतरते हैं, स्लाइड होते रहते हैं यूं करके, एक से यूं नीचे से यूं। सपोज आप वाटर पार्क में गए होंगे, तो वाटर पार्क में क्या होती है, अलग अलग राइड्स होती है। तो राइड्स में क्या होता है, एक स्लाइड होती है और नीचे पानी होता है, तो स्लाइड में से हम ऐसे करके नीचे आते हैं, तो वो भी एक टाइप का फ्रिक्शन है, ओके, पर उसमें कम फ्रिक्शन लगता है, इसलिए हम फास्ट करके नीचे आते हैं। और उसमें आपने देखा होगा कि वाटर पार्क के अंदर क्या होता है कि अगर कोई राइड है, स्लाइड है, तो उसके अंदर पानी भी डाला जाता है, तो घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है। अगर पानी नहीं डाला जाता उसके अंदर, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम नीचे ही नहीं जा पाएंगे। फ्रिक्शन को कम करने के लिए वहां पे पानी डाला जाता है, जिसकी वजह से स्मूथनेस बढ़ जाती है, उस जो सरफेस की स्मूथनेस बढ़ जाती है, और स्मूथली हम नीचे करके ऐसे नीचे आ जाते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो सरफेस स्मूथ नहीं होगी, रफ हो जाएगी, और हम नीचे ही नहीं आ पाएंगे, ओके। रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस। रोलिंग सरफेस किसको बोलते हैं? अगर एक चौक है जिसको मैं यूं रोल करके फेंक रहा हूं आगे, तो उसको रोलिंग सरफेस बोलते हैं ना। अभी हमने आगे देखा कि रोलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको मैं मूव करके आगे कोई सरफेस पे करता हूं, तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो रोलिंग, स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन में आपको समझ में आ गया। अब यहां पे लिखा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन से कम फ्रिक्शन लगता है, मतलब कम घर्षण लगता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कम घर्षण लगता है, किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। और रोलिंग फ्रिक्शन में तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम घर्षण लगता है। मतलब आप किसी चीज को रोल करते हो तो वो बहुत फास्ट मूव करती है, स्लाइड करते हो तो उससे कम फास्ट करती है, और रफ जो आगे ऐसे करके यूं आपको धक्का मारना है तो वो कम ज्यादा मूव ऑन करती है, ओके। तो सबसे ज्यादा मूव ऑन कौन सी चीजें करती है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग चीजें ज्यादा मूव ऑन करती है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम लगता है। स्लाइडिंग में थोड़ा ज्यादा लगता है और स्टैटिक में और ज्यादा लगता है। देखो आप यहां पे देख सकते होंगे, यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर।
ये स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है, जहां पे एक बंदा बॉक्स को एक सरफेस से आगे पुश कर रहा है, तो यहाँ पे सरफेस से उसको फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, एक बच्चा स्लाइड पे से नीचे उतर रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम लगेगा। और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको रोल करके यहाँ पे रखा गया है, तो सबसे तेज चीज नीचे कौन सी आएगी? रोलिंग फ्रिक्शन वाली, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? फ्रिक्शन कई बार हमारे लिए यूजफुल भी होता है। समटाइम्स फ्रिक्शन इज यूजफुल, होना भी चाहिए फ्रिक्शन, है ना। अगर फ्रिक्शन दुनिया में नहीं हो तो क्या होगा? हर एक सरफेस स्मूथ हो जाएगी, तो हम चल ही नहीं पाएंगे तो गिर जाएंगे। जैसे हमारे घर में क्या होता है, मम्मी जो पोता करती है ना, तो उसके ऊपर क्या होता है, जब हम चलने के लिए जाते हैं तो कई बार गिर जाते हैं, लिपस जाते हैं ना। कई ऐसी हमारे घर के फ्लोर पे कहीं पानी फैला हुआ है और हमारा पैर उस पर आ जाता है, तो वो जो सरफेस होती है वो ज़्यादा स्लिपी हो जाती है, इसकी वजह से हम गिर जाते हैं। तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो फ्रिक्शन होना चाहिए, नहीं तो हम गिर करेंगे, ढंग से चल नहीं पाएंगे। फ्रिक्शन इज यूजफुल फॉर मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज, हमारे डेली एक्टिविटीज के लिए फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, हमारे पैरों से हम जब ज़मीन पर चलते हैं तो एक फ्रिक्शन खड़ा होता है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। अगर जो फ्लोर एकदम स्लिपी है ना, स्मूथ ज़्यादा है, तो हम चल नहीं पाएंगे, क्या कर जाएंगे? वहाँ से लिपस जाएंगे, गिर जाएंगे, है ना, रोल होके गिर जाएंगे एकदम से, क्योंकि हमको चलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन ही कम है। तो फ्रिक्शन तो होना चाहिए, इसलिए थोड़ी रफ सरफेस होती है जब हम चलते हैं जहाँ पे। ओके, मैंने अभी आपको बताया कि आपके घर में मम्मी जब स्वीपिंग करती है, मतलब तो घर साफ करते हैं, तो फ्लोर पे जो पानी लगता है, तो उस टाइम पे जब तुम चलने के लिए जाते हो तो कई बार लिपस भी जाते हैं हम लोग, गिर जाते हैं। और जब वो पोता सूख जाता है तो वापस वो जो सरफेस होती है वो रफ हो जाती है, तो हमको फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। तो फ्रिक्शन चलने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फीट और ग्राउंड के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन हमको चलने के लिए मदद करता है। It is possible to write with a pen or pencil on a paper due to friction between the pen and pencil and the paper. पेन और पेपर पे लिखने के लिए, पेन से पेपर पे लिखने जाते हैं तब भी घर्षण होता है, तो ही हम लिख पाते हैं। अगर पेन में घर्षण वो होता ही नहीं, तो हाथ में मतलब क्या होता, पेन और पेपर के बीच में घर्षण कम होता तो लिपस जाती पेन हमारी, है ना, ज़्यादा लिख नहीं पाती, स्लिप हो जाती हमारे हाथ से, ढंग से हम लिख नहीं पाते। पर हम ढंग से पेपर पे इसलिए लिख सकते हैं पेन या पेंसिल की मदद से, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। It is possible to write on a blackboard due to friction between the chalk and a blackboard. जैसे आपने टीचर्स को देखा होगा कि वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो, तो ब्लैक बोर्ड पे भी क्यों लिख पाते हैं? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन, घर्षण होता है। अगर घर्षण नहीं हुआ, सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई, तो वो लिख ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है बात? स्लोप, हाथ एकदम से स्लोप हो जाएगा, गिर जाएगा हाथ, मतलब है ना, ढंग से उस ब्लैक बोर्ड और चौक के बीच में कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं हो पाएगा, है ना। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ फ्रिक्शन इसलिए ज़रूरी है। फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड्स हेल्प्स टू ऑटोमोबाइल मतलब हमारे व्हीकल्स टू मूव ऑन रोड्स, हमारे व्हीकल्स जो रास्ते पे चलते हैं उसका भी एक रीज़न है फ्रिक्शन। अगर रोड ज़्यादा स्मूथ हुआ है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़े कई बार हमारे रोड पे बम्स लगाए जाते हैं गति को रोकने के लिए, ये वगैरह सब चीज़ों के लिए। तो फ्रिक्शन कम लगे तो हमारी स्पीड कम। अगर ज़्यादा ही स्मूथ है रास्ते तो क्या होगा, चला ही नहीं पाएंगे हम उसको, तो थोड़ा तो फ्रिक्शन उस पर रखना पड़ेगा तो हम उसमें गाड़ी को चला पाए। तो टायर और रोड के बीच के फ्रिक्शन खड़ा होता है, टायर की सरफेस और रोड की सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको घर्षण बोलते हैं, वो खड़ा होता है, जिसकी वजह से हम गाड़ी चला पाते हैं। अगर स्मूथ सरफेस होगी तो आप चले ही जाओगे, आगे प्रॉब्लम्स हो जाएगी। क्लियर? फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिक्स हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। दो ईंट होती है, जब हम किसी घर को बनाते हैं तो आपको पता होगा कि दो ईंट के बीच में सीमेंट लगा के फिर हम घर बनाते हैं, तो दो ईंट के बीच के भी फ्रिक्शन होना जरूरी है। अगर दोनों स्लोपी हो जाएगी तो टिक ही नहीं पाएगी ना दो फ्रिक्शन। दो ईंट बिल्डिंग बनानी है तो मुझे ईंटों को, मतलब ब्रिक्स को एक के ऊपर एक टिकाना पड़ेगा। अगर घर्षण कम होगा, बिल्कुल भी फ्रिक्शन होगा नहीं, तो क्या होगा, ब्रिक्स गिर जाएगी, स्लोप हो जाएगी, है ना। और फ्रिक्शन है इसलिए वो एक दूसरे पे टिकी रहती है। देखो आप यहाँ पे सारे एग्जाम्पल देख सकते हो चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे इंसान चल रहा है तो क्या है, इसके पैर और यहाँ की जो इंसान के पैर और यहाँ की जो सड़क है उस दोनों के बीच में फ्रिक्शन, घर्षण थोड़ा सा बहुत पैदा हो रहा है, तो इसलिए हम चल पाते हैं।
और अगर यहाँ पे एकदम स्मूथ सरफेस हो तो हम चल ही नहीं पाएंगे, लिपस जाएंगे, जैसे केले के छिलके पे से हम गिर जाते हैं ना, और या फिर हम एक वेट सरफेस होती है, ड्राई नहीं वेट सरफेस, जो गीली सरफेस होती है वहाँ से गिरते हैं। फिर गाड़ी भी चलती है जस्ट बिकॉज ऑफ, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, लिखने के लिए भी घर्षण चाहिए होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर भी जो बिल्डिंग्स की ब्रिक्स बनती है, और ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए भी, और ये पानी को किसी चीज़ को ग्रास्प करने के लिए भी फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर स्मूथनेस होगी दोनों के बीच में तो आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाओगे, ओके, होल्ड नहीं कर पाओगे। फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल, कई बार फ्रिक्शन अच्छा नहीं भी होता, ओके। सोल्स ऑफ द शूज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। जो हमारे कई बार देखो फ्रिक्शन, ज़्यादा फ्रिक्शन भी बहुत ख़राब चीज़ होती है और कम फ्रिक्शन भी कम चाहिए, तो एक लेवल पे, एवरेज लेवल पे फ्रिक्शन होना चाहिए। पर यहाँ पे अगर जो फ्रिक्शन ज़्यादा है तो कई बार वो मुश्किल भी खड़ी करता है। जैसे हम चलो क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं या फिर कोई भी गेम को खेलते हैं या पहाड़ चढ़ने के लिए जाते हैं, तब क्या होता है, हमारा घर्षण उस सपाटी के साथ, उस सरफेस के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके में क्या होता है, जो हमारे सोल होती है, पैर का सोल मतलब बूट का जो शूज़ का सोल होता है, नीचे का हिस्सा जो है ना, वो घिसता है जमीन के साथ। जब हम खेलने के लिए जाते हैं तो क्रिकेट खेलते तो क्या होता है, हम भागते हैं सब करते हैं तो ज़्यादा घिसते हैं, तो हमारे थोड़े टाइम पे हमारे जो जूते हैं वो घिस जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो फिर हम नए लाते जूते, तो वो घर्षण की वजह से फट जाते हैं या फिर घिस जाते ज़्यादा, ओके। टायर्स ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स वियर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन। जो टायर व्हीकल और बाइसिकल के वो भी घिसते हैं समय के साथ साथ, है ना, तो वो भी घर्षण की वजह से घिसते जाते हैं धीरे 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 करके, और फिर हमको टायर्स चेंज करवाना पड़ता है और सब कुछ करवाना पड़ता है। घर्षण की वजह से उनकी घिसाई ज़्यादा होती है। स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस एंड फुट ओवर ब्रिजेस इन रेलवे स्टेशंस वर आउट ऑफ ड्यू टू। अब स्टेयरकेस पे भी आप देखोगे तो घर्षण के कारण कुछ दाग पड़ जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। जब स्टेयरकेस मतलब जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हो या फिर ब्रिजेस पे जाते हो या रेलवे ब्रिजेस पे जाते हो, तो उस पे घर्षण की वजह से आपको कई बार निशान देखने को मिलेंगे, ओके। वो जो स्टेप्स की जो कलर होती है या फिर जो उस पे हो वो डल हो जाता है। नाइफ्स एंड रेजर्स लूजेस दैट शार्प एजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। जब रेजर हम यूज करते हैं बियर्ड्स कट करने के लिए, शेविंग के लिए, और नाइफ्स जो चीज़ों को काटने के लिए, तो उसकी भी जो एज होती है, धार जिसको बोलते हैं, उसको हम हर बार उसको शार्प करनी पड़ती है। क्यों शार्प करेंगे तो ही वो ढंग से कट पाएगा। फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ता है, अगर फ्रिक्शन कम हुआ तो कुछ कट ही नहीं कर पाएंगे। रेजर बहुत ज़्यादा पड़ता, स्मूथ हुआ तो वो कट ही नहीं कर पाएगा अपने बियर्ड्स को, और अगर नाइफ ज़्यादा स्मूथ हुआ तो वो वेजिटेबल्स को काट ही नहीं पाएगा, इससे उसकी धार को रफ किया जाता है, क्लियर, शार्प किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे क्या होता है, शूज़ के अंदर चल चल के हमारे सोल जो नीचे का भाग होता है वो ऐसा हो जाता है। टायर्स में भी ऐसा हो जाता है, टायर्स भी थोड़े टाइम के बाद ऐसे हो जाते हैं जमीन पे चल के। स्टेयर के अंदर भी आप देखते होंगे कि जो स्टेयर का कलर है वो धीरे धीरे उखड़ने लग जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पैर पड़ने से या घर्षण होने की वजह से। नाइफ्स में भी यही प्रॉब्लम्स होते हैं। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। अब फ्रिक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं हम, बहुत इजी है, उसके अंदर रफनेस बढ़ा दो, सरफेस के अंदर रफनेस बढ़ा दो, ज़्यादा वो रफ सरफेस कर दो तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल द सोल्स ऑफ द शूज आर ग्रूव टू हैव अ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। मतलब सोल्स जो है हमारे जो शूज़ की जो सोल होती है उसको ज़्यादा रफ बनाओ, स्लीपी मत बनाओ, तो घर्षण कम होगा, है ना, और सॉरी मतलब रफनेस होगी तो वो ज़्यादा कम घिसेगा मतलब, और जो स्लोपी होगी तो ज़्यादा घिस जाएगा। द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीज द ग्रिप ऑन द रोड। अब टायर की ग्रिप भी इतनी पावरफुल बनाओ, इतना उसको पावरफुल बनाओ तो उसका घर्षण हो नहीं जा रहा, इतने पावरफुल बनाओ और क्या बोलते हैं उसकी ग्रिप फ्लोर पे रोड पे आ सके। तो टायर की भी रफनेस बढ़ानी ज़रूरत है, ज़्यादा स्मूथ सरफेस भी नहीं रख सकते, रफनेस बढ़ा दो अगर घर्षण ज़्यादा हो रहा है। और बाइसिकल के अंदर भी यही है, सॉरी शूज़ के अंदर भी यही है, अगर शूज़ का जो सोल है नीचे का हिस्सा है उसको स्मूथ नहीं थोड़ा रफ ज़्यादा बनाओ तो वो घिसेगा कम, ओके। और टायर में भी यही है, अगर उसकी रफनेस बढ़ा दी गई तो वो रोड के साथ फ्रिक्शन उसका ज़्यादा होगा नहीं, मतलब वो सहन कर पाएगा और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ेगी नहीं, टायर्स ज़्यादा बिगड़ेंगे नहीं, ओके। द ब्रेक पैड्स ऑफ द व्हीकल्स आर रफ टू स्टॉप मूविंग व्हीकल्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड।
ब्रेक की जो पैड होती है, जो ब्रेक्स हम लगाते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा रफ करनी चाहिए टू स्टॉप मूविंग व्हीकल्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कई बार क्या होता है, ब्रेक लगती है तो कई बार ब्रेक बिगड़ जाती है, तो हम ब्रेक कितनी भी लगाने की कोशिश करें, जब हम नई साइकिल लेते हैं, है ना, तब ब्रेक्स बहुत अच्छी तरह से लग रही होती है, फिर धीरे 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 करके क्या घिसती जाती है, तो ब्रेक कम होना शुरू हो जाता है, फिर हम उसके अंदर ऑयलिंग करते हैं, ये वगैरह चीज़ें करते हैं, तो ब्रेक वापस से लगना शुरू हो जाती है। जिम्नास्टिक्स अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स फॉर अ बेटर ग्रिप। जिम्नास्टिक भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने हाथ में ग्लव्स पहनते हैं या फिर कुछ और चीज़ें पहनते हैं, उसको ग्रिप, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि ग्रिप अच्छी से रहे। इधर हाथ से लिपस जाएगा तो क्या होगा, उसके लिए उसको ग्रिप के लिए वो ग्लव्स, इस तरह के रफ ग्लव्स पहनते हैं जिसकी वजह से वो उसको उठा सके। क्लियर? देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, है ना, इस सॉल, इसको सिंपल सॉल हो, मतलब उसमें कुछ ना हो, उसकी जगह यहाँ पे देखो अलग अलग एंगल से अलग अलग चीज़ें, रफनेस यहाँ पे बताई गई है। शूज़ के अंदर आप रफनेस देख सकते होंगे, देखो ये अलग अलग चीज़ों को डाल के रफनेस बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से चप्पल कम घिसेंगे। टायर्स में भी रफनेस बढ़ाई जाती है, इसलिए तो ये होता है। फिर ये जिम्नास्टिक है, तो इन लोगों ने हाथ में ग्लव्स पहने हैं किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। ओके, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कई बार फ्रिक्शन को कम भी करना पड़ता है कुछ चीज़ों को बेटर बनाने के लिए, जैसे कई बार उसको बढ़ाना पड़ता है, तो कई बार उसको कम भी करना पड़ता है। सो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय, फ्रिक्शन को कम कैसे किया जाए, यूजिंग लुब्रिकेंट्स लाइक पाउडर्स और ऑयल्स एंड ग्रीस। अच्छा, आप कैरम खेलते थे बचपन में, तो कैरम में क्या होता था, हम सरफेस को एकदम स्मूथ करने के लिए उसके ऊपर पाउडर डाल देते थे और फिर हम उसको कैरम से खेलते थे। कोई भी व्हीकल के अंदर अगर व्हीकल ज़्यादा घर्षण कर रहा है या कुछ में प्रॉब्लम आती है, तो उसके अंदर हम ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग करके वो सरफेस स्मूथ हो जाती है और वापस से ढंग से चलने लग जाती है, क्योंकि घर्षण ज़्यादा हो जाता है तो आवाज़ आने लग जाती है, बिगड़ जाती है, जंग लग जाता है, सब कुछ हो जाता है। और ग्रीस भी हम लगाते हैं, समझ में आ रही है बात? यूजिंग रोलर्स और व्हील्स, अब आपने देखा होगा कि अब जो बैग्स आती है कैरी करने के लिए, वो रोलिंग वाली आती है, नीचे उसके अंदर पहिए आते हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उठा के ले नहीं जाते, उसको ऐसे जमीन पे घिसेटते हो। अगर बैग में रोल्स नहीं होंगे और ऐसे बैग होगी, तो आप उसको ऐसे मतलब मूव ऑन करोगे या घिसेड़ोगे तो ज़्यादा घर्षण लगेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। और अगर वो बैग के अंदर नीचे पहिए हैं तो स्मूथली मूव ऑन करेगा उस पे, किस पे, सरफेस पे। ओके, और अगर पहिए नहीं हुए तो सरफेस रफ हो जाएगी, तो मूव ऑन ढंग से नहीं कर पाएगा। यूजिंग बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग भी एक चीज होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन को कम किया जाता है। वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हमने देखा कि अभी पाउडर डालते हैं हम कैरम बोर्ड पे जिससे फ्रिक्शन कम हो। ऑयल एंड ग्रीस इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन, मशीन के अंदर भी कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, तो उसके बीच में घर्षण होता है और उसकी वजह से वो जंग लग जाती है, चीज़ें खराब हो जाती है, उसकी वजह से ऑयलिंग करना पड़ता है, तो वो वापस स्मूथली चलने लग जाती है ना। पैडल है जो ज़्यादा करने से वो घर्षण ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पैडल मारने में फिर तकलीफ होती है, फिर हम क्या करते हैं, उसको ऑयलिंग कर देते तो वापस से स्मूथनेस आ जाती है। क्लियर? रोलर्स आर यूज्ड इन लगेज बैग्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हम बैग्स के अंदर भी मैंने आपको बताया कि जो पहिए लग जाते हैं तो फ्रिक्शन कम लगेगा, स्मूथली बैग आप आगे बढ़ा पाओगे। जैसे आप कभी कहीं घूमने के लिए जाते हो तो अब तो ऐसी बैग्स आने लग गए जिसके नीचे पहिए आने लग गए। व्हील्स आर यूज्ड इन व्हीकल्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, अब व्हील्स, ऐसे व्हील्स को यूज करा करो जिससे फ्रिक्शन कम लगे, रिड्यूस कम हो। ओके, व्हील्स अच्छी क्वालिटी के। बॉल बियरिंग आर यूज इन सीलिंग फैंस, बाइसिकल्स एंड व्हीकल्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब बॉल बियरिंग एक नई चीज़ है आपके लिए, वो बॉल बियरिंग लगती है फैन के अंदर, सीलिंग फैन जो होते हैं बाइसिकल्स और व्हीकल्स के अंदर, टू अवॉइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि घूम 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 बहुत करती है। क्लियर? देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ की स्मूथनेस थोड़ी बढ़ा दी है, यहाँ पे बैग के नीचे आपको यहाँ दिख रहे हैं पहिए, यहाँ पे आपको कैरम के ऊपर पाउडर लगा हुआ दिख रहा है तो स्मूथनेस आती है। ये बॉल बियरिंग है, ये बॉल बियरिंग की वजह से भी व्हीकल सीलिंग फैंस में ये लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से पंखा जो बाइसिकल स्मूथनेस के साथ घूम सके। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है?
फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। अगर अभी तो आपने सॉलिड सरफेस की बात करी, अब लिक्विड और गैस सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है उसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। वापस से समझो, फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। मतलब लिक्विड पे जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसमें कितना फ्रिक्शन लगता है, और गैस पे जो ऑब्जेक्ट मूव होता है उस पर कितना फ्रिक्शन लगता है, उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी है, फॉर एग्जांपल बोट चलती है पानी में, तो उसकी बोट की स्पीड के हिसाब से, मतलब पानी की स्पीड कैसी है, पानी का बहाव कैसा है सामने से, अगर बहाव ज़्यादा होगा तो घर्षण ज़्यादा लगेगा, तो बोट ज़्यादा ढंग से चल नहीं पाएगी। अगर बोट की स्पीड हम बढ़ा देते हैं और तो भी घर्षण, वहाँ से पानी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, और पानी एकदम सिंपल है, कोई वहाँ पे टाइड्स वगैरह नहीं आ रहे हैं और पानी एकदम सिंपल है, तो बोट एकदम सिंपल तरीके से आगे बढ़ जाएगी। और अगर पानी का बहाव ज़्यादा है तो घर्षण ज़्यादा लगेगा, और पानी का बहाव नहीं है, सिंपल है, तो बोट आराम से मूव ऑन होगी। क्लियर। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, बोट्स का ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा, बोट जो होती है ऑब्जेक्ट जो उसको बोट बोलते हैं, उसकी शेप आपने देखी होगी, जानबूझ के स्मूथनेस रखी जाती है नीचे पे, तो वो ज़्यादा फ्लोट कर सके उस पर, है ना, ज़्यादा घूम सके, उसको ज़्यादा घर्षण लगे नहीं और आगे मूव ऑन करे। द नेचर ऑफ द फ्लूइड, वो कैसा फ्लूइड है, इसमें अंदर लुब्रिकेंट कितना है, मतलब कितना लिक्विड है कितना गैस है, वो भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर हैज स्टिमुलेटेड बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। तो जो बर्ड्स हैं जो हवा में उड़ते हैं, तो एक सुव्यवस्थित बॉडी के साथ वो अपने फ्लूइड को अंदर, उनके अंदर फ्लूइड होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है, क्योंकि उनको तो उनकी जो बोलते हैं ना, उनके जो पंख होते हैं वो उनको वेव करना पड़ता है, उसको बार बार, तो फ्लूइड होता है उसकी वजह से घर्षण कम होता है, नहीं तो उनकी बॉडी में फ्रिक्शन की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। ओके। फिशेस लिविंग इन वाटर हैव स्टिमुलाइज्ड बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड रिक्वेस्ट। अब बर्ड्स जो हवा में उड़ते हैं वो एयर का जो फ्रिक्शन है, घर्षण कम करने के लिए अंदर उनके फ्लैश फ्लूइड होता है, स्टिमुलाइज, उनकी बॉडी ऐसी बनी होती है कि घर्षण उनसे कम होता है, नहीं तो एयर का घर्षण, मतलब एयर है जो हवा का घर्षण इतना सारा बढ़ जाता है तो मतलब पक्षी उड़ने के लिए जाए तो वो नष्ट हो जाए, पर उनकी बॉडी ऐसी बनी होती है कि घर्षण का उन पर असर होता नहीं है। प्लेन भी इस तरह से बने हुए होते हैं, आपने देखा होगा कि घर्षण मतलब वो हो जाए। प्लेन की आगे की सरफेस थोड़ी सी कॉर्न टाइप होती है, तो उसमें से क्या होता है, घर्षण डिवाइड हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन डिवाइड हो जाता है। फिशेस लिविंग इन वाटर हैव स्टिमुलाइड बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड। अब मछली के अंदर भी, मछली पानी में रहती है, बाहर नहीं रहती, तो उसको पानी का घर्षण लगता है, पर पानी के घर्षण के सामने उसकी शेप ऐसी बनी हुई है तो उसको पानी का घर्षण ज़्यादा लगता नहीं और आराम से वो तैर पाती है। बर्ड्स भी हवा में आराम से उड़ पाते हैं, हवा का घर्षण होने के बावजूद भी उनकी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि वो आराम से घूम पाते हैं। क्लियर। एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। अब मैंने अभी बताया आपको एरोप्लेन आगे से कौन शेप में होते हैं, तो मतलब हवा का घर्षण आता है तो वो डिवाइड हो जाता है, सामने से यूं डिवाइड हो जाता है। ओके, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ पाते हैं। स्पेस क्राफ्ट में भी सेम ऐसा ही होता है, आगे से कौन शेप होता है एकदम से, तो वो आगे बढ़ पाते हैं। ये आप देख सकते होंगे, ये बर्ड है तो वो हवा के घर्षण को सहन कर सकते हैं, ऐसी उनकी बॉडी होती है। मछलियों की, फिशेस की बॉडी भी ऐसी होती है जो पानी के घर्षण को सहन कर सके। अब यहाँ पे देखो प्लेन के आगे किस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ से हवा आती है और डिवाइड हो जाती है, इधर से यूं करके डिवाइड होती है। और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, स्पेस क्राफ्ट में भी ऊपर जाएगा तो हवा डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से घर्षण फ्रिक्शन डिवाइड हो जाएगा, हवा का जोर कम लगेगा क्योंकि हवा यहाँ से डिवाइड हो जाती है ना, इसलिए कम लगेगी। क्लियर। So that's it for today. So this is a topic of friction. We have learned about force of friction, different type of friction, smooth, static, rolled and sliding friction. स्मूथ फ्रिक्शन, रफ फ्रिक्शन के बारे में भी हम पढ़े और हमने सारी चीज़ों को देखा कि कौन सी चीज़ कैसे फ्रिक्शन, कैसे कौन सी सरफेस कैसी होती है और ऑब्जेक्ट कैसा होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम और ज़्यादा होता है। तो फ्रिक्शन का मतलब हमने क्या देखा था कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पे सरफेस से लगता हुआ एक फोर्स है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, समझ में आ रही है बात। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।